हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। साइंस सिंप्लीफाइड 10th क्लास का साइंस का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट की 2 क्लासेस में 2 पोर्शन सॉल्व कर लिए थे, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। 20 मार्क्स के आपके तीनों सेक्शन रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो 2 सेक्शन हमने कर लिए थे। अभी हम आज लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनालिसिस के साथ, सो दैट आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए, आपको पहले से आइडिया हो कि आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन इतने मार्क्स के वो कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है बायो वाला पोर्शन। केमिस्ट्री का हमने कल कर लिया था, उससे पहले हमने फिज़िक्स का किया था। तो ये बायो का पोर्शन आपका स्टार्टिंग में आपके एमसीक्यू आते हैं, उनमें भी ऐसे ही आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे हमने सेक्स क्रोमोसोम बताना है जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में कौन सा प्रेजेंट होता है? XX। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। अगर मेल का क्वेश्चन आ जाए, मेल में कौन सा होता है? XY। तो जैसे मेल ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि मेल फीमेल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो सेक्स क्या होगा वो मेल डिपेंडिंग होता है, क्योंकि फीमेल में तो दोनों सेम होते हैं XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? इनमें से फूड चेन का बताना है हमने। तो ऑप्शन देखो क्या है यहाँ, घास, गेहूँ, आम। ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ग्रास को गोट खाती है और गोट को ह्यूमन बीइंग। ठीक है बच्चे, ऑप्शन क्या होगा? बी। 23rd क्वेश्चन है, डैश प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से? तो ये कौन होती है? हमारी ओजोन लेयर। 24th क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम। कौन सी होती है जो हार्मोन भी और एंजाइम भी दोनों सेक्रेट करती है? तो ये हमारी होती है पेनक्रियाज। कौन सी होती है? पेनक्रिया। तो यहाँ अगर हम हिंदी में बात करते हैं, पेनक्रिया को अग्नाशय बोला जाता है। ठीक है, अग्नाशय हमारी वो ग्रंथि होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th। ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या दी है। इट इज़ एडवाइज टू टेक आयोडाइज सोल्ट, है ना। एडवाइस दी जाती है आयोडाइज सोल्ट लेने की, सभी लेते हैं ना। और रीज़न क्या है कि आयोडीन इज़ असेंशियल टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, है ना बच्चे। इसीलिए दी जाती है ना सलाह। तो ये बिल्कुल सही है दोनों के दो, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन की ए और आर दोनों बिल्कुल ठीक है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही आपको पता ही है ये बातें सारी। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? यानी कि हमने ब्रेन का रोल बताना है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसमें ब्रेन की बजाय स्पाइनल कॉर्ड का ज़्यादा रोल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैसेज होते हैं, जो मैसेज स्टिमुलस हुए किसी भी पार्ट से बॉडी से, तो वो बहुत स्पीड से यानी कि रैपिडली वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचते हैं, और जो उनका रिस्पॉन्स है वो उतनी ही स्पीड से ट्रांसमिट बैक हो जाता है कंसर्न्ड मसल से। ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड जो मसल है उस मसल को ट्रांसमिट हो जाता है विद द सेम स्पीड, और एक्शन है जो हमारा वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में इसको कैसे लिखोगे आप लोग? आप बताओगे कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसके लिए मस्तिष्क की अपेक्षा मेरुरज्जु की ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि शरीर के किसी भी भाग से जो संदेश आता है वो तीव्रता से मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही स्पीड से फिर संबंधित मांसपेशियों तक पहुंचता है, और वो जो एक्शन था, वो जो अनुक्रिया थी, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 27th क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है ये भी। 26 भी 2 का था। 2 क्वेश्चन आते हैं ना हमारे पास 2 मार्क्स के। 27th है, हाउ इज़ पोलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन देखो प्लांट्स में बात करते हैं और फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में, ये तो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो इजी है इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही बताना है, पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा? ये प्रोसेस होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने बताना है कि पोलिनेशन में कोई जाइगोट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ बता देना कि ये जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस है ये सिर्फ हाई कैटेगरी के प्लांट्स में टेक प्लेस करती है,
और जो फर्टिलाइजेशन है ये जो प्रोसेस है टेक प्लेस करती है बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ हाई कैटेगरी। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स की है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ हाई कैटेगरी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परागण पोलिनेशन को, और फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, पॉइंट्स लिख दोगे या बताऊँ एक बारी? सुन लो, बायो में थोड़ा सारी वर्डिंग डिफरेंट रहती है ना। परागण में क्या होता है, परागणों का वर्तिकारक पर पहुंचना परागण कहलाता है। इसमें कोई ये जाइगोट को बोलते हैं युग्मंज नहीं बनता, और ये क्रिया सिर्फ पौधों में होती है, उच्च वर्ग के पौधों में। ठीक है, और उसमें निषेचन में बता देना कि नर एवं मादा युग्मन के संलयन की क्रिया है, और इसमें युग्मंज बनता होता है। और थर्ड पॉइंट आपने बताना है कि इसमें उच्च वर्ग के पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ 28। ये तो आपने डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो ये तो आपकी बुक में जैसा दिया है एनसीईआरटी में वैसा ही बना के आना, अपने तरीके से ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम इस चैप्टर में से ज़रूर आना है, कोई ना कोई एक डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बायो में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे एक वो लीव वाला क्वेश्चन होता है, उसके पार्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, 29th क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 मार्क्स का, और देखो डायग्राम वाला है ना। 29th क्वेश्चन है जो, ये भी 3 मार्क्स का है, और में होगा ये, है ना। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता चलता है कि जो अलग अलग लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, है ना, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो आ जाते हैं वो भी। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं 2 पेयर्स की, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं पी प्लांट की, मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट किस टाइप का, जिसमें एक तो राउंड और येलो सीड थे, दूसरा उसने मान लो ले लिया रिंकल और ग्रीन सीड। उसने क्रॉस ब्रीडिंग कराई दोनों प्लांट्स की। जो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद वहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है इन प्लांट्स का, वो क्या मिलता है, वहाँ पे हमें सिर्फ येलो और राउंड सीड प्लांट मिलते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो ट्रेट है राउंड और येलो सीड्स की, हर एक पी प्लांट में वो डोमिनेट कर जाती है, और जो ट्रेट होती है आपकी ये रिंकल वाली, झुर्री वाली और ग्रीन सीड्स की, ये रिसेसिव होती है। हमारे पास यहाँ 2 प्रोसेस होती है ना, वन इज़ डोमिनेटिंग इज़ दैट वन विच शो एट फाइनल रिजल्ट, और रिसेसिव होती है जो हमें शो ना हो। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद। उसके बाद है उसने फिर क्या किया, दोबारा से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, ये जो F1 जनरेशन थी इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। ठीक है, और फिर उसको प्लांट कैसे मिलते हैं, एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है। कैसा न्यू कॉम्बिनेशन, जिसमें राउंड और येलो सीड्स प्लांट्स तो थे ही, सिमिलरली उसको रिंकल और येलो सीड प्लांट भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। यही चीज़ तो हमारे क्वेश्चन वाले ने पूछी थी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेट इनहेरिटेड और इंडिपेंडेंटली है। तो यहाँ से आप ये एक्सप्लेनेशन इसकी लिख सकते हो। इसके और में भी क्वेश्चन है एक आपका, एक ना ब्लू कलर का फ्लावरिंग प्लांट ले लिया, बीबी कोड दे दिया उसको, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई उसकी वाइट कलर के साथ। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो वो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर इन F1 जनरेशन। तो जो डोमिनेटिंग होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो यहाँ से क्या पता चला कि जो ब्लू कलर था फ्लावर का वो डोमिनेट है, और जो वाइट कलर था फ्लावर का वो हमारे पास रिसेसिव है। तो जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है प्लांट की, जिसके पास ब्लू कलर फ्लावर थे और एक था हमारा वाइट कलर फ्लावर, तो इसको मतलब डायग्राम से भी आप शो कर सकते हो। डायग्राम इजी है इसका, सर्कल में B और W लिख के वहाँ से उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के लास्ट में टेबल में इसका रिजल्ट दे देना आप। ठीक है, ब्लू रेशियो वाइट, ब्लू के नीचे लिख देना 3 और वाइट के नीचे लिख देना आप लोग 1। तो टोटल कितना था, 4 था। ठीक है, और 3 पार्ट वहाँ चला गया, 1 पार्ट वहाँ चला गया। उसके बाद है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि जितने यहाँ पे हमारे जो ये इसने सेकंड पार्ट में पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट विल बी इन F2 जनरेशन। फिर F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन में तो हमारे पास सभी फ्लावर ब्लू कलर के आ गए हैं, अब F2 में बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ कैसे निकालोगे, टोटल ये 1/4, क्योंकि वाइट हमारे पास 1 आए थे ना और टोटल था 4, तो 1/4, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 25%। तो 25% ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट विल बी प्रोड्यूस इन
F2 जनरेशन थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट। ठीक है, तो अगर ये आपको परसेंटेज ब्लू की पूछ लेता फिर कैसे करते आप, फिर आ जाता 3/4 × 100 करके। ठीक है बच्चे। 30th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये देखो आ गया वही क्वेश्चन मैं अभी पीछे बात ही कर रही थी। क्रॉस सेक्शन आ गया लीफ का और इसकी लेबलिंग भी आ गई। ये इसका क्रॉस सेक्शन आप लोग ना एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको सेम वैसे ही करके आना है। ठीक है, और अगर वही करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साइंस में ये फ़ायदा रहता है डायग्राम में अगर अच्छे से लेबलिंग करते हो ना, हर एक पार्ट को अच्छे से दिखाते हो तो कोई चांस नहीं रहता कि नंबर कटे आपका। बी पार्ट में क्या गिवन है, डिस्क्राइब वेरियस इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बताना है आपने, है ना। फोटोसिंथेसिस छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वही डेफिनेशन रहती है, चेंज नहीं होती है इसकी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है कि जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं एयर से, वाटर को, मिनरल को, ठीक है, सॉयल से, और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक बार दोबारा से सुन लो, क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब उसने बी पार्ट में क्या पूछा है, इवेंट भी पूछे हैं। अच्छा, इसमें बी पार्ट यही था, वो तो और में है अलग से पार्ट, वो भी करेंगे डिस्कस। पहले इसको देख लेते हैं एक बार। अब इवेंट देखो, अगर हम बात करें, इवेंट का मीनिंग है कि क्या क्या हुआ है प्रोसेस में, स्टेप क्या क्या हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन हुई लाइट एनर्जी की बाय केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग हुए वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर रिडक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस में हो जाएगी वो, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है बच्चे। उसके बाद और में क्वेश्चन दिया है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, हार्ट की तो ना प्रोसेसिंग भी अच्छे से करना है। इस चैप्टर में आपको हार्ट वाला, ये डाइजेशन सिस्टम वाला, और एक ये किडनी वाला आता है आपका, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। इस चैप्टर में 6 से 7 डायग्राम हैं, इनको अच्छे से कर लेना विद इन प्रोसेसिंग। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो आपने डायग्राम ही बनाना है, इसका लेबल करना है उसको। बी पार्ट में क्या दिया है उसने, बी पार्ट में क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ सलाइवा एंड बाइल जूस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमने एक तो सलाइवा का रोल बताना है क्या होता है, और दूसरा बाइल जूस का। पहले आपको सलाइवा पता होना चाहिए क्या होता है। जब भी आप लोग खाना खाते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि आपके मुंह में एक लिक्विड सा प्रिपेयर हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं लार टाइप, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा। उस सलाइवा का हमने रोल बताना है डाइजेशन की प्रोसेस में, और फिर उसके बाद बाइल जूस का बताना है हमने। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर बाइल जूस होता है। जब हमारा जो खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप से जाता है स्टमक की तरफ, तो बीच में उसका रोल होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सलाइवा का बताना है हमने। पहले सलाइवा के लिए 2 पॉइंट लिख देने हैं आपने। सलाइवा का फर्स्ट है जो हमारे पास यहाँ पे, वो क्या होगा, सलाइवा के अंदर पहले तो एंजाइम बता दो कौन सा होगा, वो हमारे पास होता है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, और क्या देता है फिर, शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन करके क्या देता है, ये शुगर। और सलाइवा का और काम क्या है, ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा क्या करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एक पार्ट जो भी हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। जैसे इसने यहाँ सलाइवा बाइल जूस पूछ लिया, उसमें आपके पास कोई और 2 पार्ट आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना है सभी ने ध्यान से। बायो में क्वेश्चन डिटेल में ही आते हैं। बायो में ये ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर से आ जाए, क्योंकि बायो को हम ऊपर से पढ़ते हैं ज़्यादातर, उसको इतना मतलब इंटरनल तक नहीं जाते। ठीक है, जितना फिज़िक्स केमिस्ट्री के चले जाते हैं। रेयरली स्टूडेंट्स होते हैं जो बायो में इंटरेस्ट लेते हैं, वही फिर आगे मेडिकल लाइन में जाते हैं। उसके बाद है हमने बाइल जूस का रोल भी बताना था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाइल जूस होता है वो एक मीडियम प्रिपेयर करता है। कैसा मीडियम्स को वो एल्केलाइन करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम के लिए, कि पेनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करे।
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है। सेकंड पॉइंट क्या बताना है, ये ब्रेक करेगा जो लार्ज फैट ग्लोबुलस होते हैं स्मॉलर में, जिनको हम जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दोबारा सुन लो एक बारी बाइल जूस के पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज बाइल जूस मेक्स द मीडियम एल्केलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। एंड सेकंड पॉइंट, इट ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोबल्स इनटू स्मॉलर विच इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, यानी कि लार एवं पीतरस है ये आपके पास। हिंदी मीडियम में बताऊँ क्या इसको, सुन लो चलो एक बारी, नहीं फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। लार में हमने पहले एंजाइम की बात की थी, टाइलिन एंजाइम, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और लार में जो लार है भोजन में जो हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देती है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस को हम बोलते हैं पीतरस। पीतरस के कार्य क्या क्या है, अग्नाशय रस में जो उपस्थित एंजाइम है उनकी क्रिया के लिए पीतरस क्या करते हैं, माध्यम को अल्कलाइन बोला था ना, यानी कि अक्षारीय कैसे बनाता है, वो उसको अक्षारीय बना देता है। और दूसरा क्या करता है, जो वसा के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं, वसा का इमल्सीकरण, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला था, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब देखो बायो वाले पोर्शन से हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया यहाँ से। एक तो डायग्राम देखो, कितने हार्ट का डायग्राम आ गया, लीव का डायग्राम आ गया, पीछे वो आया था इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आया था। अच्छा, इसमें भी डायग्राम बनाने पूछे थे, है ना। अच्छा, डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, पोलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, किसी और का भी आ सकता है ये। अच्छा, बीच में से ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो आज हमारा ये साइंस वाला जो पोर्शन है बच्चे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमें नहीं पता, पेपर बनाने वाले को पता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, बट हम अपने तरीके से सिलेबस को हमने एक बार समअप सा कर लिया। थोड़ा सा एक बार चैप्टर वाइज और रिवीजन करनी है तो आप लोग बता देना, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाल दी है, वहाँ पे वोटिंग कर देना। मैक्सिमम वोटिंग अगर होंगी तो कल को ज़रूर क्लास ले लेंगे इसकी। बट अगर आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, आप लोग अभी चैनल से कनेक्टेड कम है, ठीक है, तो देख लिया जाएगा वो भी, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो मैक्सिमम तो मैं कोशिश करूँगी कि लूँ, क्योंकि वही है, कुछ बच्चे होते हैं बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लास्ट में ही पढ़ते हैं, और क्या पता यही 3-4 क्लासेस देख के वो पास भी हो जाएं। ठीक है, मैंने ना 9th क्लास की डाली थी ऐसे लास्ट में एक क्लास, इतने बच्चों के मतलब मैसेजेस आए हुए थे कि मैम आपकी एक क्लास ने हमें पास करवा दिया, हम पूरा साल पढ़े भी नहीं थे और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन बताए हमने वही किए थे। ठीक है, तो क्या करना है, आपने उस क्लास को अच्छे से सुनना है। ठीक है, ऐसे तो देखो मैथ का पेपर बल्कि मैंने प्रैक्टिस करवाई भी नहीं थी, थोड़ा सा टाइम नहीं लगा उसके लिए, लेकिन मैथ का पेपर HBSC का बहुत हार्ड आया था। तो साइंस का भी ऐसे कुछ नहीं कह सकते बच्चे, बोर्ड है ये, इनकी मर्जी होती है, अपने तरीके से चलते हैं। हमारा काम है आपको फॉर्मेट और पैटर्न बताना, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। अब साइंस में थोड़ा सा रहता है कि क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, कई बार बिल्कुल ऊपर ऊपर से आ जाता है। अभी तक HBSC का बड़ा इजी पेपर आया है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से, जैसे बायो में डायग्राम आ गए, फिज़िक्स में वही सीरीज़ पैरेलल वाले के न्यूमेरिकल आ गए, पावर का आ गया न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में आपका ये बैलेंस करने वाला आ जाता है। ठीक है, वो मेटल नॉन मेटल में से डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एक उनकी रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं, वो डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का ही रहता है जो अभी तक पैटर्न है। अगर डिफ़िकल्ट भी आएगा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, माइंड को प्रिपेयर रखना है, माइंड सेट करके रखना है उसके लिए कि एग्ज़ाम चाहे कैसा भी हो, हमने हमारा बेस्ट करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में साइंस में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, उसको कभी भी स्किप मत करके आना, खाली मत छोड़ के आना शीट को, चाहे आपको उससे रिलेटेड कुछ भी लिखना पड़े, अगर आपको उससे रिलेटेड 4 लाइन भी आती हैं तो वो 4 लाइन वहाँ चिपका आओ। एग्ज़ामिनर कई बारी बच्चों का सिर्फ लेवल चेक करता होता है कि बच्चे को रिलेटेड भी पता है या नहीं पता, या फिर सीधा इसी बात पे जोर है कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, तो ये नहीं कहना आपने, अगर पेपर डिफ़िकल्ट आए, पेपर इजी आए, अपना माइंड सेट रखो कि पेपर जैसा भी आए मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है 100%, और मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका हमेशा एग्ज़ाम अच्छा जाता है। ये तो साइंस के एग्ज़ाम की बात है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका अच्छा ही जाएगा। और कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना,
और कोई क्लास चाहिए हो पर्टिकुलर कि मैम इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, वो आप लोग बता सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास डाल दूँगी। बस अभी थोड़ा सा ये है कि चैनल नया है, चलो स्टूडेंट्स कम कनेक्टेड हैं। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आप सबसे कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।